इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉलीगॉन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ट्रायंगल का ही क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। मान लीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया रूल, आपको जब चार्जेस अलग अलग दिखाई देते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर है Q, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है 10Q, और आपको पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने सीखा था कि सबसे पहले तो आप चार्ज की वैल्यू पता लगा लीजिए, जो चार्ज आपको फॉर्मूले में लेना है। और वो मैंने आपको सिखाया था कि जो चार्ज आपको अलग दिख रहा है वो माइनस जो आइडेंटिकल चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक जैसा। संख्या नहीं देखनी है हमको, बस देखना है कि चार्ज एक जैसा कितना दिख रहा है। तो यहाँ जो अलग चार्ज है वो तो है 10Q, और एक जैसा चार्ज जो है वो है Q। चाहे 2 बार आए, चाहे 10 बार आए, 9 बार आए, 20 बार आए, पर है ये Q। तो इफेक्टिव चार्ज हमारे पास में मिल जाएगा 9Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K 9Q बाय R स्क्वायर। R सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस है। अगर इसकी साइड आपको A दे रखी है ट्राइंगल की, तो ये A बाय √3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। अब ये 3 और ऊपर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 27KQ बाय A स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पता लगाना सीख लिए। अब इसके कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम सीखते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude and direction, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, दोनों में से कोई भी चेंज ना हो, यानी कि दोनों कांस्टेंट रहें, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, ये कोई पॉइंट है C, ये कोई पॉइंट है D, ये कोई पॉइंट है E। तो इन अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वही रहे और उसकी डायरेक्शन भी वही रहे। जैसे कि अगर पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉइंट C पर भी इसी डायरेक्शन में है, D पर भी इसी डायरेक्शन में है, E पर भी इसी डायरेक्शन में है, B पर भी इसी डायरेक्शन में है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है तो इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर E है। यानी आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो अपनी डायरेक्शन बदलेगा और ना ही अपना मैग्नीट्यूड बदलेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा और इसको आप पैरेलल लाइन से दिखाओगे। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल लाइन से दिखाया जाएगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ठीक है। अगर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिया है, इफ अ चार्ज Q, मान लीजिए कि आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रख दिया है, तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू QE एक्ट्स ऑन इट। और इस फॉर्मूले पर, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by F equal to QE. Q is the charge and E is the electric field. तो इस तरह से हम फोर्स पता लगाएंगे। चार्जेस के बीच में फोर्स कूलॉम्स लॉ से पता लगाते हैं। जब दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होंगे, जो फोर्स आएगा वो कूलॉम लॉ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। ठीक है। तो इस पर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फोर्स जब QE लगता है तो QE चार्ज है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इतना ही फोर्स लगेगा, यानी कि आपको चार्ज का साइन नहीं लेना है। लेकिन अगर Q पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स लगता है QE वो E की डायरेक्शन में ही लगेगा, और अगर ये Q चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स तो QE लगेगा, यहाँ तो आप माइनस नहीं लगाओगे, लेकिन डायरेक्शन आपको अपोजिट करनी पड़ेगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन से दिखाया जाएगा। अब आपने इस फील्ड के अंदर एक चार्ज रख दिया है +Q, और यहाँ पर आपने चार्ज रख दिया है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर -Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स दोनों ही कंडीशन में F इक्वल टू QE होंगे। तो F इक्वल टू QE फोर्स में चार्ज विदाउट साइन आएगा। फोर्स आने के बाद में आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तब ये हो जाएगा QE/m। ठीक है। तो इस पर जो एग्जांपल ले लेते हैं हम, और सबसे कॉमन एग्जांपल इस पर ये आता है, फाइंड आउट द डायरेक्शन and magnitude
of electric field so that any electron can remain balanced in air, जिसे इलेक्ट्रॉन एयर में बैलेंस रह पाए। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को आपको बैलेंस करना है। किस में बैलेंस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस करना है, जिसमें ये ना ऊपर जाए ना नीचे गिरे। तो हम सबसे पहले देखें कि इसको कौन नीचे की तरफ गिराएगा। तो इस पर जो इसका वेट होता है mg, वो नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जिससे ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा। लेकिन हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें इस mg को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम इस mg को बैलेंस कर दें, यानी कि इसको बराबर कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरना बंद हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे दिमाग में आया कि यार F इक्वल टू QE लगा दो। F इक्वल टू QE लगा दो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन पर mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। अगर हम इस पर F इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दें, जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऊपर की तरफ अगर आपने QE लगा दिया और नीचे की तरफ mg, QE बराबर mg होने पर ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। सो टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन QE मस्ट बी इक्वल टू mg। अब QE किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, जैसे ये QE लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे की तरफ आएगा तभी तो QE ऊपर की तरफ लगेगा, और हमें QE तो ऊपर की तरफ लगाना ही है। तो हमें डायरेक्शन पता लग गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? नीचे की ओर। E अगर डाउनवर्ड हुआ, इसका मतलब QE जो हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा, और QE अपवर्ड हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। तो E की डायरेक्शन हमें पूछी गई है, तो E मस्ट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इस इक्वेशन से आ जाएगी, और वो हो जाएगा mg/q। बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है। 9.1 10⁻³ g की वैल्यू आप 10 ले लें, और 1.6 10⁻⁻19, ये अप्रोक्सीमेटली 9.1/1.6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको अप्रोक्सीमेटली 9 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो 9 में 2 को डिवाइड करेंगे आप, 9 और 2 तो 4.5 के आसपास जो भी है, और 19 को ऊपर भेज देंगे आप, तो 19 और 120, तो 10⁻31 और 20, तो ये हो जाएगा -21, और इधर आ जाएगा 9/1.6। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आपको मिल जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड्स। 16/5/80 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 5.6 के समथिंग आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी डायरेक्शन देखना, जो मैंने आपको सिखा दिया। आप इसको एक बार और फिर प्यार से देखें, रोक रोक करके देखें, तब आपको और समझ में आएगा। 5.6 10 की, एक बार 10 की पावर फिर चेक कर लेते हैं।
ये -19 ऊपर जाएगा तो 20 बन जाएगा, -31 और +20 तो ये -11 आएगा, -21 नहीं आएगा, -11 आएगा। इसको -11 कर देते हैं। तो 10 की पावर हो जाएगा -11। क्योंकि नीट में 4-5 बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वाटर ड्रॉप आपको दे दी गई है और इसकी रेडियस दे दी है 1 मिलीमीटर। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बराबर है। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। टू बैलेंस द ड्रॉप इन एयर। एयर में ड्रॉप करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं ड्रॉप। तो ये ड्रॉप है, पानी की बूंद है ये। और आपको इसकी रेडियस दे रखी है। आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा। इस पर ग्रेविटी लगेगी, इसका वेट होगा ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी हमेशा किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg। अब आपको बैलेंस करना है। तो ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, QE। और ये QE mg के अपोजिट होना चाहिए। जब तक QE mg के अपोजिट नहीं होगा तब तक ये ड्रॉप बैलेंस नहीं होगी। तो mg के हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही QE लगाना है। अगर ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, तो mg तो नीचे लग ही रहा था, ये तो क्लियर है ही। बस आपको QE ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया mg और QE हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये mg और QE दोनों बराबर हो गए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो वैल्यूज तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, QE बराबर mg। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये हो जाएगा mg/q। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस ड्रॉप पर, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज पर तो QE और E एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगेगा तभी QE भी ऊपर की तरफ लगेगा। नेगेटिव चार्ज होता तो उसमें QE जो होता है वो E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब वाटर ड्रॉप के केस में मास कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा इस ड्रॉप का 4/3 पाई r क्यूब और डेंसिटी हो जाएगी रो।
आपको रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। आपको r³ चाहिए तो इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 10⁻³ मीटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको तो SI यूनिट में लिखनी पड़ती है और ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी वगैरह आपको क्वेश्चन में मिलेगी नहीं, वाटर है, स्टैंडर्ड है। r³ की जगह रख दिया आपने 10⁻⁹ और डेंसिटी की जगह रख दिया 1000। अप्रॉक्सीमेटली 3 से इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग आंसर आएगा। 4 × 10⁻⁹ और +6 ये बन जाएगा -6 किलोग्राम। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो मास आ गया आपके पास में 4 × 10⁻⁻6। g होता है 10। चार्ज प्रोटॉन के बराबर दिया है तो ये हो जाएगा 4/1.6 10⁻19 ऊपर गया तो 19 और 1 बन गया +20 माइनस का 6 तो ये आ गया 14। 4/1.6 40/16 आप काटेंगे अप्रोक्सीमेटली तो नीचे आ जाएगा 0.4। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड आते हैं वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के होते हैं। जैसा कि हमने ये बात सीख ली है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बात आप जानते हैं। तो अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ई आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। सबसे पहले स्टेप में आप F कैलकुलेट कर लेंगे, सेकेंड स्टेप में आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं वो जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं रखनी पड़ती है, बस इस फॉर्म में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। अब आपसे बोला गया कि वेलोसिटी क्या होगी t टाइम के बाद में, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा v = u + at। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, क्वेश्चन में नहीं दी है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में था। और एक्सेलरेशन की जगह तो आप लगा दोगे QE/m। जनरली अगर u बराबर आपको 0 दे रखा है तब ये वेलोसिटी बन जाएगी QE/m × t, क्योंकि u 0 रख दिया है हमने और a की वैल्यू रख दी है, यानी यहाँ पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा। तो समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो दोनों की ही वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी। अब वेलोसिटी आने के बाद में वो आपसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv²।
v की जगह रख देंगे हम QE/m इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर E स्क्वायर टी स्क्वायर बाय m। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। समय बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद में वो पूछता है कि भाई पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल का जो पाथ होता है वो केवल दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन और या फिर वो होगा पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन कब और पैराबोला कब होगा? जैसे कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। पार्टिकल अगर रेस्ट में था शुरू में, ये पार्टिकल अगर रेस्ट में था तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर पार्टिकल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा था तो भी इसका पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। यानी कि अगर Q रेस्ट में है या फिर इनिशियली Q जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, तो इन दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पर आ रहा था, जैसे ये Q पार्टिकल है और ये, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होने के बाद में पॉजिटिव पार्टिकल है तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ बाहर निकलेगा। तो अब ये पाथ बन जाएगा पैराबोला। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन, थीटा बराबर 90 डिग्री पर पैराबोला। आपको अगर सर थीटा 0 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, कोई और एंगल है, तो कोई और एंगल है अगर, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, ठीक है। तो 0 डिग्री पर आपने देखा स्ट्रेट लाइन पैरेलल आएगा या रुका हुआ होगा, और 90 डिग्री पर एंटर करेगा तो पैराबोला होता है।
अब हम देख रहे हैं कि अगर किसी और एंगल पे आएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल हो सकता है कि ना 0 हो और ना ही 90 हो, 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, कोई और एंगल है। जैसे कि ये कोई क्यू पार्टिकल है, यहाँ पर पॉजिटिव है और ये v वेलोसिटी से इस तरह से एंटर करता है, ठीक है। अगर ये थीटा 0 डिग्री होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता, तब तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, और 90 डिग्री होता तो पैराबोला बन जाता। अभी भी दोनों ही बातें होंगी, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला मिलकर के एक नया पैराबोला बन जाएगा, और इस पार्टिकल का जो पाथ आएगा, जो नया पाथ आएगा, वो इस तरह से आएगा। कि इस तरह का पैराबोला बनेगा। और बाहर निकलने के बाद में ये स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल पर एंटर करता है तो इस तरह से पैराबोला बन जाएगा, और फिर आगे जाकर के स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। तो इसके अंदर का जो ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट, ये पैराबोला होगा। यहाँ पर भी अंदर का जो पार्ट बन रहा है, जैसे कि अगर ये पार्टिकल इस तरह से आता है यहाँ पर, तो ये इस तरह से इसका पाथ बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बाहर स्ट्रेट लाइन, लेकिन अंदर जो पार्ट बनेगा वो पैराबोला ही होगा, राइट। तो इस तरह से हम पार्टिकल के पाथ बनाएंगे। आपने ध्यान रख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, या फिर पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था तब स्ट्रेट लाइन, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पैराबोला, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 0 से बड़ी है, तो भी पैराबोला। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बनता है या तो स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सर्कुलर कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्वेश्चन हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जनरली, वो एक स्पेशल एग्जांपल है, और वो पेंडुलम पर बेस्ड आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन या पेंडुलम। पेंडुलम को बोलते हैं दोलित्र या लोलक। पेंडुलम जो होता है उसके अंदर एक आपको बॉल दिखाई देगी, जिसे इसका बॉब कहते हैं, और ये बॉब एक स्ट्रिंग से जुड़ी रहती है। ये होता है सिंपल पेंडुलम, और इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g। L इसकी लेंथ होती है, और g तो आपको पता है 9.8 यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा होता है, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो टेंशन आती है वो mg के बराबर आती है।
तो दो बातें इसमें पूछी जाती हैं, एक टाइम पीरियड और एक टेंशन। सपोज कीजिए कि अब आपने बॉब को चार्ज दे दिया है, यानी कि इसकी जो बॉल है इसको आपने चार्ज दे दिया है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया डाउनवर्ड कंडीशन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने अपवर्ड कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा दिया है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है। पेंडुलम वही है जो हमने सीखा था, अभी सीखा है, ये पेंडुलम है। आपने यहाँ पर इस पेंडुलम को चार्ज दिया, और चार्ज देने के बाद में आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चुके हैं। एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है आपने। तो यहाँ से हम देखें mg, तो mg तो दोनों ही केस में नीचे की तरफ लगता रहेगा। टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इस पर क्यू ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। आपने इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, तो इस पर क्यू ई फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है टेंशन, और नीचे की तरफ है mg प्लस क्यू ई। यहाँ पर ऊपर की तरफ है टेंशन भी है ऊपर, और क्यू ई भी ऊपर ही है, नीचे की तरफ है mg। तो यहाँ पर टेंशन आ जाएगा mg माइनस क्यू ई, और यहाँ टेंशन आ जाएगा mg प्लस क्यू ई। तो ये डिफरेंस आ गया कि एक में टेंशन बढ़ गया है और एक में टेंशन कम हो गया। अब दूसरा रहा टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो यहाँ पर है, ऊपर हमने जो लगाया है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ये g कहाँ से आया है? टेंशन में अगर आप मास का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ g आ जाएगा, यानी कि टेंशन में मास का डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको आप यहाँ रख देंगे। बस ये छोटा सा ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि टेंशन में मास का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने टेंशन में मास का डिवाइड कर दिया तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ g प्लस क्यू ई बाई एम आएगा। यहाँ पर आ जाएगा टेंशन बाय मास, और ये आ जाएगा g माइनस क्यू ई बाई एम। अब टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल बाय, पहले अकेला g आ रहा था, अब g के साथ में क्यू ई बाई एम जुड़ गया। यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, पहले g आ रहा था, अब g माइनस क्यू ई बाई एम आ गया। यहाँ नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ गया है, इसका मतलब टाइम पीरियड पहले से कम हो गया है। टाइम पीरियड घट गया है, इसका मतलब अब जो ऑसिलेशन होंगे वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे क्योंकि समय कम लगेगा। ऑसिलेशन फास्ट होने लगेंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर नीचे की संख्या डिनोमिनेटर कम हो गया है, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब ऑसिलेशन स्लो हो गए, समय ज़्यादा हो गया। समय ज़्यादा लगेगा तो ऑसिलेशन धीमे पड़ जाएंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर घट जाएगी। एक बार फिर आप इसको ऊपर से देख लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और आ चुकी हैं, इससे ज़्यादा कठिन इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो सारी बातें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्लियर कर ली हैं।
ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ें और कुछ हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। पॉइंट चार्ज की तो हमने पढ़ ली है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो एक बार फिर मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट चार्ज भी ले लेता हूँ। पॉइंट चार्ज इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट ओरिजिन पर कोई चार्ज रखा है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर, यानी कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबसे सिंपल है और ये आपने याद कर लिया है KQ/R²। चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम इट। ये तो आपको याद है ही और होता भी है। नंबर 2 हम ले रहे हैं आर्क। आर्क का मतलब सर्किल का एक टुकड़ा। सर्किल के टुकड़े को आर्क कहा जाएगा। जैसे कि ये आर्क सर्किल है यहाँ पर, और इस सर्किल का कोई छोटा सा टुकड़ा लिया जाए तो वो आर्क कहलाता है। जैसे ये आर्क बन गई है और मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आर्क है। और इस आर्क के सेंटर पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। ये इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है, और मान लीजिए कि सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है। इस आर्क पर जो चार्ज होता है, चार्ज एट आर्क, वो है Q। इसकी लेंथ L, और L क्या होता है, थीटा इंटू R, क्योंकि एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। ये इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई, ठीक है ना। आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो आता है, टू के लैम्डा बाय R साइन थीटा बाय 2। टू के लैम्डा बाय R साइन थीटा बाय 2। आप लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने लैम्डा की वैल्यू रख दी है, लैम्डा की वैल्यू आपने रखी है Q/R थीटा, तब ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड R इंटू R, R²। तो ये हो जाएगा KQ/R² साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। KQ/R² वाला फॉर्मूला बच्चों को जनरली याद होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा KQ/R² साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। KQ/R², साइन के अंदर आधा एंगल और आधे ही एंगल का आपको डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं आर्क का।